प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए JCRT द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। आज हम लोग विषय अर्थशास्त्र के मॉडल प्रश्न पत्र 4 के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट में हम लोग अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और सेकेंड पार्ट के वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। यदि पूर्व के सेट को आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो सारा सेट का आंसर मैंने वीडियो के माध्यम से बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप लोग नोट्स को देखना चाहते हैं तो मेरे इकोनॉमिक्स प्लस ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को जरूर शेयर करें। निर्देश पढ़ लीजिएगा, मतलब कितना क्वेश्चन टोटल रहेगा, कितना कितना नंबर का रहेगा, पहले के वीडियो में मैंने सारा बता दिया है। हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो ये आर्थिक निर्णय आर्थिक एजेंट द्वारा लिए जाते हैं। आर्थिक एजेंट कौन होते हैं? तो उपभोक्ता, उत्पादक और सरकार होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विनियोग को परिभाषित कीजिए। तो केन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय पूंजीगत वस्तुओं में होने वाली वृद्धि से है, मतलब वैसा विनियोग जिससे मेरा आय बढ़े, संपत्ति बढ़े, वो मेरा विनियोग कहलाएगा। सकल घरेलू उत्पाद GDP और सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में क्या अंतर है? तो सकल घरेलू उत्पाद होता है, सकल घरेलू उत्पाद देश के घरेलू क्षेत्र के उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बताता है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के समान निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। तो GDP का फॉर्मूला है, मतलब घरेलू उत्पाद का फॉर्मूला होगा GNP माइनस शुद्ध विदेशी साधन आय, जबकि GNP मतलब राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला होगा GDP प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय। मतलब घरेलू उत्पाद में क्या होगा, देश के अंदर जो भी वस्तु और सेवा जो उत्पादित होगा उसका जो मूल्य होगा उसमें हम लोग विदेशी आय को घटा देंगे तो वो घरेलू उत्पाद हो जाएगा, और विदेशी आय को जोड़ देंगे तो GNP हो जाएगा। साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC का मान 1 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान क्या होगा? तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का फॉर्मूला है MPS बराबर 1 माइनस MPC। अब 1 माइनस MPC का मान तो 1 है, तो MPC की जगह 1 बैठा दिया, 1 में 1 गया 0, मतलब MPS का मान हो गया 0। अगला क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित कीजिए। तो डाल्टन के अनुसार अप्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति पर लगाया जाता है, परंतु इसका भुगतान पूर्णतया या अंशतया दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है। कहने मतलब है जिस पर कर लगाया गया है वो कर स्वयं ना दे के दूसरे पर टाल देता है, उसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं? तो किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश विदेशी निवेश या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक फर्म क्षेत्रक का वर्णन कीजिए। तो परिवार उत्पादन के क्षेत्र मतलब फार्म को अपनी सेवाएं प्रदान करता है और उत्पादक क्षेत्र द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। उत्पादक क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न करता है। यह क्षेत्र उत्पादन के साधनों को प्रतिफल देता है। मतलब दो क्षेत्र है, एक है आपका फर्म और एक है परिवार। परिवार के पास संसाधन है, मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, ये सब फर्म परिवार के पास है। परिवार है सो फर्म को ये सब साधन देते हैं और इसके साधन का प्रयोग करके ये उत्पादन करते हैं फर्म, और फिर इसका प्रतिफल जो है परिवार को देते हैं। लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ के रूप में। उत्पादक क्षेत्र वस्तुओं सेवाओं को उत्पन्न करता है, यह क्षेत्र उत्पादन के साधनों को प्रतिफल देता है। इसका प्रयोग एक बंद अर्थव्यवस्था में होता है। सरकार का आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विचार की क्लासिकी परंपरा को स्पष्ट कीजिए। क्लासिकी मतलब होता है पुराना अर्थशास्त्री, जिसको हम लोग प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं।
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण रोजगार को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति माना है। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में सदैव श्रम एवं अन्य साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त रहता है, जो कि एक समान स्थिति है। यदि कभी रोजगार से विचलन होता है तो यह एक असमान स्थिति होती है तथा अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति सदैव पूर्ण रोजगार की ओर जाने की होती है। इसे ही रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत या क्लासिकी परंपरा सिद्धांत कहते हैं। इसकी मान्यताएं हैं, अर्थव्यवस्था में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। दूसरा, वस्तु और साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। तीसरा, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। कहने मतलब है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अर्थव्यवस्था में या उत्पादन के क्षेत्र में यदि सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा तो पूर्ण रोजगार की स्थिति रहेगी, और यदि सरकार हस्तक्षेप करता है तो वहाँ फिर बेरोजगारी फैलेगी। इसकी आलोचना है, कोई भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार अर्थात शून्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं पाई जाती है। दूसरा, बेरोजगारी की स्थिति का समाधान केवल सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा ही संभव हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए कि चाय अंतिम तथा मध्यवर्ती दोनों वस्तु हो सकती है। तो आंसर है, अंतिम वस्तु को हम अंतिम वस्तु क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार इनका विक्रय होने के बाद यह सक्रिय आर्थिक प्रवाह से बाहर हो जाता है। मतलब एक बार कोई उसका कीमत चुका देता है तो वो आर्थिक प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। अब किसी भी उत्पादक के द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यद्यपि अंतिम क्रेता के द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। वस्तुतः कई अंतिम वस्तुएं ऐसी होती है जिनका उपभोग के दौरान रूपांतरण होता है, जैसे चाय पत्ती का उपभोग हम उसी रूप में नहीं करते जैसा कि हम खरीदते हैं, बल्कि इसका उपयोग पेय चाय के रूप में होता है जिसका उपभोग किया जाता है। मतलब चाय पत्ती खरीदते हैं तो चाय पत्ती तो हम लोग नहीं खाते हैं, उसको उबाल कर हम उसका रस पीते हैं, मतलब चाय के रूप में पीते हैं। इस तरह हमारे रसोई घर में प्रायः भोजन पकाने के प्रक्रम में माध्यम से कच्चे खाद्य पदार्थ को खाने योग्य बनाया जाता है, किंतु घर में भोजन पकाने का कार्य आर्थिक कार्यकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। आर्थिक कार्यकलाप के अंतर्गत इसलिए नहीं आता है क्योंकि इसके बदले धन की प्राप्ति नहीं होती। यद्यपि उत्पाद के रूप में इसमें परिवर्तन होता है। घर में बनाया गया भोजन बाजार में विक्रय हेतु नहीं जाता है। यद्यपि यदि इसी प्रकार के भोजन बनाने या चाय बनाने का काम किसी जलपान गृह में किया जाए, मतलब होटल में किया जाए, जहाँ की इन पकाए गए पदार्थों का विक्रय उपभोक्ताओं को किया जाता है, तब वही मदे जैसे कि चाय पत्ती अंतिम वस्तु कहलाएगी तथा आगतों के रूप में गिनी जाएगी, जिससे कि आर्थिक मूल्यवर्धन होता है। अतः कोई वस्तु अपनी प्रकृति के कारण नहीं बल्कि उपभोग की आर्थिक प्रकृति के दृष्टि से अंतिम वस्तु बनती है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा को लेखे की इकाई कहा जाता है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? तो मुद्रा का मौलिक कार्य यह है कि यह लेखे की इकाई अथवा मूल्य के सामान्य माप के रूप में कार्य करती है। किसी वस्तु का मूल्य इसकी कीमत को बाजार में बेची गई मात्रा से गुना करके ज्ञात किया जाता है, क्योंकि कीमत मौद्रिक इकाई के रूप में व्यक्त की जाती है। किसी वस्तु के मूल्य को मुद्रा के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लो चावल की कीमत 20 रुपया प्रति किलोग्राम है। चावल से भरे एक बोरे का भार 25 किलोग्राम है, तो चावल के बोरे का मूल्य क्या होगा? 20 गुने 25 बराबर 500 रुपया। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में क्या अंतर है? तो प्रत्याशित मतलब होता है सोचा हुआ निवेश, और यथार्थ निवेश वाला होता है वास्तविक निवेश जो उत्पादक करता है। प्रत्याशित अथवा इच्छित निवेश वह निवेश हो जो निवेश करता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। यथार्थ अथवा वास्तविक निवेश वह निवेश है जो निवेश करता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वास्तव में करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक उत्पादक वर्ष के अंत तक अपने भंडार में 200 रुपये मूल्य की वस्तु जोड़ने की योजना बनाता है। अतः उस वस्तु उसका प्रत्याशित निवेश 200 रुपया हो, किंतु बाजार में उसकी वस्तुओं की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण उसकी विक्रय में उस परिणाम से अधिक वृद्धि होती है जितना कि उसने बेचने की योजना बनाई थी। इस अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए उसे अपने भंडार से 60 रुपया के मूल्य
की वस्तु बेचनी पड़ती है, अतः वर्ष के अंत में उसकी माल सूची में केवल 200 माइनस 60 बराबर 140 रुपया की वृद्धि होती है। इस प्रकार उसको प्रत्याशित निवेश 200 है, जबकि उसका यथार्थ निवेश 140 रुपया है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी बजट के उद्देश्य को लिखिए। तो एक वित्तीय वर्ष में सरकार की प्रत्याशित आय एवं प्रत्याशित ब्यौरा, मतलब आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के अनुमानों को प्रकट करता है, जिसमें गत वर्ष की उपलब्धियों एवं कमियों का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाता है। सरल शब्दों में एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय एवं अनुमानित व्यय का विवरण ही सरकारी बजट कहलाता है। इसके निम्न उद्देश्य: पहला, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। दूसरा, उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम आवंटन एवं विदोहन। तीसरा, आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण। और चौथा, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। अगला क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार किसी देश की समग्र मांग को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो कोई देश जो किसी दूसरे देश के आर्थिक संबंध रखता है उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब दूसरे देश से अगर हम लेन देन कर रहे हैं तो मेरा अर्थव्यवस्था खुला है। एक खुली अर्थव्यवस्था में अन्य देश जो घरेलू देश के साथ आर्थिक संबंध रखते हैं शेष विश्व कहलाते हैं। घरेलू देश के परिवार जिस प्रकार देश के अंदर वस्तुएं और सेवाओं की मांग करते हैं, ठीक उसी तरह विदेशी भी देश के बाहर से वस्तुएं व सेवाएं खरीदते हैं। इसे शेष विश्व का आयात अथवा घरेलू देश का निर्यात कहते हैं। लेकिन क्योंकि घरेलू देश के परिवार, फर्म तथा सरकार भी विदेशों से वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदते हैं, जिन्हें शेष विश्व से आयात कहते हैं, शुद्ध निर्यात की गणना करने के लिए देश के शेष विश्व को किए गए निर्यातों में से घरेलू देश के विदेशों से किए गए आयातों को घटाते हैं। निर्यात आयात शुद्ध निर्यात कहलाते हैं। शुद्ध निर्यात शेष विश्व द्वारा घरेलू देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग का माप है। अब हम कह सकते हैं कि समग्र मांग परिवारों, फर्मों, सरकार तथा शेष विश्व द्वारा की गई मांग का योग है। हम परिवारों की मांग को उपभोग, फर्मों की मांग को निवेश, सरकारी मांग को सरकार का क्रय तथा शेष विश्व की मांग को शुद्ध निर्यात कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि समग्र मांग उपभोग, निवेश व सरकारी क्रय तथा शुद्ध निर्यात का योग है। हम इसे क्रमानुसार भी लिख सकते हैं। समग्र मांग बराबर फॉर्मूला होगा उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी क्रय प्लस शुद्ध निर्यात। शॉर्टकट में लिखेंगे AD बराबर C प्लस I प्लस G प्लस NX। सबका मतलब यहाँ दिया हुआ है। NX जो है वो शुद्ध निर्यात है, जो आयात और निर्यात को घटाकर निकाला जाता है। समग्र मांग को अर्थव्यवस्था में समग्र व्यय या कुल व्यय भी कहते हैं। कहने मतलब है कि देश में अगर व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, मांग भी बढ़ेगा। तो बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इसको समाप्त कर रहे हैं। इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्द आप लोग के सामने उपलब्ध होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।